हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 12 दुख को पढ़ रहे थे, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। इसके पार्ट 1 को हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से दिलीप की पत्नी हेमा उसे छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती है। क्योंकि वो उसकी सहेली के साथ सिनेमा देखने गया और वो अकेलेपन को मिटाने के लिए, कैसे उसको थोड़ा कम करने के लिए मिंटो पार्क जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को देख ले, इसके पार्ट 1 को, फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए इस चैप्टर के पार्ट 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब वो मिंटो पार्क गया है, वहाँ पे क्या हो रहा है। उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया। सिर से टोपी उतार बेंच पर रख दी। सिर में ठंड लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। अब वो मिंटो पार्क गया है, वहाँ पे सिर पर उसने टोपी पहनी है और उस टोपी को उतार कर उसने बेंच पर रख दी और ऐसी ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे उसके सिर की जो व्याकुलता है वो कुछ कम हो रही हैं। ख्याल आया, यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाए, उसकी हालत ख़राब हो जाए, तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा, किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए नहीं बुलाएगा। एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। उस दिन जो लोग रोने बैठेंगे उनमें हेमा भी होगी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाज़ा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। यही बदला होगा। दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का विचार कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया। करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए बैठ गया। अब वो वहाँ ठंडी हवा लग रही है उससे और वो क्या सोच रहा है कि इस ठंडी हवा के कारण वो बीमार पड़ जाएगा और बीमार पड़ जाने के कारण उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, जिससे वो अकेला ही इस दुख को सहेगा और इस दुख को सहते सहते वो मृत्यु के घाट उतर जाएगा। यानी मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण या हृदय की व्यथा के कारण उसको रोग हो जाएगा और एक दिन वो शांति से इस जीवन को अलविदा कह जाएगा। तब आज उसके पास कोई नहीं है उसका सहारा देने। जब लोग आएंगे रोने के लिए, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो जब लोग रोने आएंगे या रोने बैठेंगे तो उसमें से एक इंसान हेमा भी होगी और उस समय हेमा को बहुत पछतावा होगा। तब उसको उसके नुकसान का अंदाज़ा होगा, तब वो पछताएगी और इसी प्रकार में बदला होगा। तभी वो चुपचाप से इसको सहते हुए, ठंडी हवा को सहते हुए एक लंबी सांस लेता है और करवट बदलकर ठंडी हवा खाने के लिए वहीं पर बैठ जाता है। समीप 3 फर्लांग तक मुख्य रेलवे लाइन से कितनी ही गाड़ियाँ गुजर चुकी थी, उधर दिलीप का ध्यान न गया था। अब जब फ्रंटियर मेल तूफान तीव्र वेग से कोलाहल करती हुई गुजरी तो दिलीप ने उसे उस ओर देखा। लगातार फर्स्ट और सेकंड के डिब्बों से निकलने वाली तीव्र प्रकाश से वह समझ गया कि फ्रंटियर मेल जा रही है। 9:30 बज गए। अब वो उसका ध्यान उतने देर में नहीं गया था। पास में रेलवे लाइन थी, वहाँ से अचानक से गाड़ी गुजरने की आवाज़, यानी फ्रंटियर मेल है वो बहुत तीव्र गति से वहाँ से शोर करती हुई गुजर रही थी। तब उसका ध्यान उधर गया और फर्स्ट और सेकंड क्लास के डिब्बों से निकलने वाली जो तीव्र प्रकाश था, तो वो समझ गया कि ये फ्रंटियर मेल जा रही है और इसका समय है 9:30 बजे। तो अभी 9:30 बज गए हैं। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क किनारे नींबू के वृक्षों की छाया ने कोई श्वेत सी चीज़ दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहरे एक थाली
सामने रखे कुछ बेच रहा है। अब वो वहाँ से निकला तो सड़क किनारे नींबू के वृक्षों की छाया में कोई सफ़ेद कलर का कपड़ा पहने एक बच्चा वहाँ कुछ बेच रहा था। वो वहाँ जाता है। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। जब बचपन में लोग मोहल्ले में बेचने आते हैं खाने की वस्तुएं तो वो उससे खरीद कर खाया करता था। वही उसे याद आ रहा है, किसे? दिलीप को। अब वह इन बातों को भूल चुका था, परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने वाला नहीं, यह खोमचा बेचने वाला कैसे बैठा है? ये सोच रहा है कि कोई इंसान जब यहाँ से आता जाता नहीं है तो ये यहाँ कैसे बैठा हुआ है। खोमचे वाले से क्षुद्र शरीर और आयु ने उसे भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले इस सौदागर ने पास मिट्टी के तेल की डिबरी तक नहीं। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवा में सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। अब उसके शरीर को देख रहा था वो कि रात में ये कैसे यहाँ सिकुड़ कर ठिठुर कर बैठा हुआ है और उसके पास एक मिट्टी के तेल की डिबरी तक नहीं है। उसके पास आया और उस बच्चे ने अपनी आंखें झुका ली। दिलीप ने और ध्यान से देखा। लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों की चतुरता न थी, मतलब वो बहुत ही मासूम सा था, बल्कि उसकी जगह थी एक कायरता यानी डर। उसकी थाली भी खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली हल्की मुरादाबादी थाली थी। मामूली सी थाली थी, तराजू भी नहीं था। थाली में कागज़ के 8 टुकड़ों पर पकौड़े की बराबर ढेरियाँ लगाकर रख दी गई थी। वो पकौड़े बेच रहा था और सब में 8 ढेरियाँ लगाई गई थी, जिसमें सब में बराबर पकौड़े रखे गए थे। दिलीप ने सोचा, इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर है, एक वो जो पकौड़े बेच रहा था और एक दिलीप। वह उसके पास जाकर रुक गया। मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज़ है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, 1-1 पैसे में 1-1 ढेरी। अब जो 8 ढेरी लगाया था उसमें से उसने बताया। जब उसने दिलीप को देखा तो बोला, 1-1 पैसे में 1-1 ढेरी है। एक क्षण चुप रहकर दिलीप ने पूछा, सबके कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। अब मनुष्य को देखकर कैसे व्याकुल हो जाता है या उसे थोड़ा सा दुख होता है ऐसी स्थिति में देखकर। कितनी रात गई ये बच्चा यहाँ पे पकौड़े बेच रहा है जहाँ से कोई आएगा जाएगा नहीं। तो उसने पूछा कि ये सारे के कितने लगेंगे? तो उसने बोला 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, कुछ कम नहीं कर लेगा? ये कम करवाना नहीं चाह रहा है, बस उससे बात करना चाह रहा है। सौदा बिक जाने की आशा से जी प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी कि अब तो ये बिक जाएगा। वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई कि अब वो सोचने लगा कि अब ये कुछ कम कराएंगे। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेंगी, मतलब माँ डांटेंगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला, क्या पैसे माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी। अब वो बोल रहा है कि अगर पैसे कम करेंगे तो माँ डांटेगी। तो इससे दिलीप को बहुत बुरा लगा और बहुत उसको दया आई उसके ऊपर और उसने कहा कि क्या तुम ये सारे पैसे अपनी माँ को दोगे? तो उसने कहा हाँ। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकौड़े उसमें बंधवा लिए। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है उसके पर की क्या अवस्था होगी, यह सोचकर दिलीप सहर उठा, कांप उठा। उसने जेब से 1 रुपया निकाल लड़के की थाली में डाल दिया। रुपए की खनखनाहट से वह सुनसान रात गूंज उठी। रुपए को देख लड़के, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। लड़के ने कहा कि अब 8 पैसे लगे हैं, अब रिटर्न करने के लिए, वापस करने के लिए तो उसके पास चेंज नहीं है। दिलीप ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? तो उसने कहा, पास की ही गली में है। लड़के ने जवाब दिया।
दिलीप मन में उसका घर देखने का कौतूहल जाग उठा। अब उस व्याकुल हो गया कि उसका घर उसको देखना है। बोला, दिलीप ने कहा, चलो मुझे भी उधर ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूँगा। बच्चे ने घबराकर कहा, पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे। दिलीप सुनकर सिहर उठा परंतु उत्तर दिया, होंगे, चलो तुम। ऐसा वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको उसके घर को देखना है। लड़का खाली थाली को छाती से चिपटा आगे आगे चला और उसके पीछे बाइसिकल को थामे दिलीप चलने लगा। दिलीप ने पूछा, तेरा बाप क्या करता है? लड़के ने उत्तर दिया, बाप मर गया है। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। पहले उसकी माँ काम करती थी, अब उसकी माँ को उस बाबू ने हटा दिया काम से। दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने? तो लड़के ने जवाब दिया, माँ 250 रुपये महीना लेती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 200 रुपये में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख दिया। अब वो रीज़न बता रहे कि क्यों हटाया गया, क्योंकि जगतू की माँ ने बोला कि 200 रुपये में वो सारे काम कर देगी तो 250 रुपये कौन देगा, तो इसीलिए वो बाबू ने हटा दिया इसकी माँ को। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी। लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर से प्रश्न पूछा, तुम्हें जाड़ा नहीं मालूम होता? लड़के ने शरीर की गर्म करने के लिए चाल को और तेज करते हुए उत्तर दिया, नहीं। अब उसको प्रश्न जैसे जैसे पूछते हैं तो गति की चाल में देखिएगा वो कमी आती है, तो ये भी थोड़ा धीरे धीरे चले वो बच्चा। तो दिलीप ने उससे क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें ठंड या जाड़ा नहीं लगती है? तो उसने और तेज़ी से दौड़ना स्टार्ट किया ताकि शरीर में गर्माहट लगे और उसने कहा, नहीं। दिलीप ने फिर प्रश्न किया, जगतू की माँ क्या करती थी? लड़के ने कहा, जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी। स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली है, उसे निकाल दिया है। अब बताया जा रहा है कि पहले जगतू की माँ क्या करती थी। गली के मुख पर कमेटी का बिजली का लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था। जो घर थे वहाँ की खिड़कियों से भी गली में रोशनी आ रही थी। उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी गदर मार्ग दिखाई दे रहा था। कीचड़ में जब वो रोशनी पड़ रही थी तो वो चमक रहा था। संकरी गली यानी सिकड़ू ही गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाज़ा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया। यह उसका घर था। दिलीप ने झांककर देखा, मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी में जैसी प्रकाश शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है, धुआं उगलती मिट्टी के तेल की डिबरी अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी चारपाई थी जैसी कि श्राद्ध में महाब्राह्मणों को दान में दी जाती है, काली दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके पाए से एक मैले कपड़े लटक रहे थे। एक छिणकाय आधेड़ उम्र की स्त्री मैली सी धोती में शरीर लपेटी हुई थी। छिणकाय यानी कमज़ोर शरीर वाली एक लेडीज़, एक स्त्री वहाँ पे खड़ी दिखी उसको। अधेड़ मतलब उम्रदार स्त्री मैली धोती को लपेटे हुए वहाँ पे बैठी हुई थी। बेटे को देख स्त्री ने पूछा, सौदा बिका बेटा? मतलब वो जो पकौड़े बेचने गया था वो बिका क्या? ये स्टोरी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद है ये स्टोरी यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। इस स्टोरी को या कोई भी स्टोरी को पार्ट में करने का यही एक मकसद है कि आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट में ये अच्छे से समझ में आए। ज़्यादा लंबा पार्ट 20 मिनट 30 मिनट का बनाने से आप लोग बोर होंगे, तो छोटे छोटे पार्ट में आप कम समय निकाल कर भी चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।